सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद, बिहार ट्रेनें रोकी गई, पटना में लाठीचार्ज, राजस्थान के 16 जिलों में स्कूल बंद। कोलकाता रेप मर्डर पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई, याचिकाकर्ता बोले राज्य सरकार प्रिंसिपल को बचा रही, कोर्ट बोला 4 सितंबर को करेंगे मामले में की सुनवाई। बदलापुर के स्कूल में बीत 2 बच्चों का यौन शोषण, 300 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर, 72 अरेस्ट, 24 अगस्त को एमवीए का महाराष्ट्र बंद का ऐलान। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को देर रात हटाया गया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शहर से बाहर निकाला। सीरम इंस्टीट्यूट मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाएगा, सीईओ बोले उम्मीद है कि 1 साल में तैयार कर लेंगे, कोविशील्ड बीसी कंपनी ने बनाई। राजस्थान में आज से तेज बारिश, हिमाचल के 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, 18 राज्यों में भारी बारिश का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा से संविधान एक फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा आघोषित बंद का विभिन्न राज्यों में मिला जुला असर देखने को मिला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में से बंद का आंशिक प्रभाव देखा गया। बिहार में कहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। दिल्ली के प्रमुख बाजार जैसे कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, करोल बाग और कैनॉट प्लेस में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। यहां सामान्य रूप से व्यापार चालू रहा। इस रिपोर्ट को देखिए। मजबूत नुमाइंदगी और सुरक्षा की मांग को लेकर दलित और जनजाति संगठनों के भारत बंद का बुधवार को मिला जुला असर देखा गया। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संगठनों ने बंद बुलाया था। इन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि इससे आरक्षण की मूल भावना को नुकसान पहुंचेगा। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में दिल्ली में रैली निकाली। जाम नहीं है, ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं। जो आज बहुजन समाज के लोगों के साथ एक क्रीमी लेयर जैसे कानून को लेकर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ने फैसला दिया, हम उसके खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आज उनकी बात सार्थक होती नजर आ रही है कहीं ना कहीं, जो जैसा हम लोकसभा चुनाव में देख रहे थे। बिहार में भी भारत बंद का असर देखा गया। राजधानी पटना में भारत बंद के दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसमें शुरू में जैसे ही वो लोग आए थे, हम लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके द्वारा बैरिकेडिंग भी तोड़ दिया और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। फिर हम लोगों ने खदेड़ दिया है। कुछ लोगों की, क्योंकि गिरफ्तारी लोगों की भी हुई है। हाँ, गिरफ्तारी हुई है। बिहार के जहानाबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और उन्होंने नेशनल हाईवे 83 पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी जजमेंट दिया था, जिसके विरोध में आज हम लोग जहानाबाद में ऊंटा मोड़ को जाम कर रखा है। यह बंदी भारत में है और भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस जजमेंट को खारिज करने के लिए केंद्र में अध्यादेश लाएं, और नहीं तो दलित अब एकजुट हो चुका है और इसके विरोध में लगातार संघर्ष करते रहेगा। बिहार के शेखपुरा जिले में भी भीमसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। हालात को देखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको पता होगा कि जिस तरह से SC ST को तंग किया जा रहा है, मुस्लिम समाज के वक्फ के को लेकर के कानून बनाया जा रहा है। आज पूरा भारत बंद है और जिस तरह से प्रार्थना की जाती है, कभी SC ST के साथ, कभी अल्पसंख्यक के साथ, तो भाई हम लोग कहाँ जाए। जो बाबा साहेब भीमराव के अम्बेडकर का जो संविधान है, और उस संविधान को अगर किसी ने ध्वस्त करने का कोशिश किया तो हम लोग रोड पे भी निकलेंगे। जयपुर में भी भारत बंद का असर दिखा। आमतौर पर बिजी रहने वाला मिर्जा स्माइल रोड बाजार सूना था और दुकानों पर ताले लगे थे।
कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। भारत बंद का समर्थन करने के लिए पंजाब के जालंधर जिले में भी प्रदर्शनकारी जमा हुए। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे शहर में पुलिस तैनात की गई। उधर रांची समेत झारखंड के ज्यादातर स्कूल बंद रहे। लंबी दूरी की बसों की आवाजाही भी ठप हो गई। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, जेडीयू समेत वामपंथी दलों ने भी भारत बंद का समर्थन किया। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि राज्यों को संवैधानिक रूप से अनुसूचित जातियों को कैटेगराइज करने का अधिकार है, जो अलग कैटेगरी में आते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों के लिए डेटा के आधार पर कैटेगराइज करने का अधिकार है, न कि किसी राजनीतिक फायदे के लिए। खबर लखनऊ से है। SC/ST के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में भारत बंद बुलाया गया था। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में बसपा के झंडे बैनर लेकर हजरतगंज चौराहे पहुंचे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठकर फैसले को वापस लेने की मांग करने लगे। गौरतलब है कि आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारत बंद का ऐलान किया था और कई राजनीतिक दलों, गैर राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। इसके पक्ष में सड़कों पर उतरे, लेकिन सालों बाद सड़कों पर बीएसपी ने झंडे दलितों की लड़ाई में दमखम दिखाई दिए। बसपा कार्यकर्ता एकजुट होकर हजरतगंज चौराहे पर बनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपना विरोध नारों के साथ दर्ज कराने लगे। उनका कहना था कि जब तक संविधान को यथास्थिति लागू नहीं किया जाता, तब तक वो समय समय पर सड़कों पर आते रहेंगे, क्योंकि दलितों के संविधान से छेड़छाड़ करने का हक किसी ने किसी को नहीं दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के इस फैसले के खिलाफ हैं। चूंकि कार्यक्रम बहन जी का मतलब इसका विरोध था और इसमें सभी का विरोध है, दर्ज है। तमाम हमारे भारत के ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं उनका सबका विरोध है। उसके साथ बहुजन समाज पार्टी का विरोध, इसमें बहन जी का भी सहयोग है। और जितनी जो सम विचारधारा की पार्टियां हैं वो भी इसमें विरोध कर रही हैं। चंद्रशेखर रावण है, चिराग पासवान जी हैं, ये सब लोग इसमें विरोध में हैं, क्योंकि ये फैसला ही मौलिक तौर से गलत आया है। ऐतिहासिक जो एक भारत बंद का जो आह्वान बहन जी ने किया है, ये जो साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट से बैकडोर से फैसला कराया गया, उसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। और ये हमारे समाज को बांटने का कार्य ये पार्टी कर रही है। ये आरएसएस और बीजेपी मिल करके ये शुरू से बांटते रहे हैं और आज भी वही बांटने वाला काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है, आरक्षण में आरक्षण हमको नहीं करना है। कुल मिला करके हमको जो मूल रूप से आरक्षण जो हमको चाहिए वो तो हमको दिया नहीं। ये तो आग लगाने का काम किया है सरकार या कोर्ट द्वारा, सरकार ने कराया है। उसको ले करके हमारी मांगे हैं, हमारा जो आरक्षण खत्म किया गया उसको पूरा दें, पुनः वापस करें, यही मेरी मांग है। जो अनुसूचित जात जनजाति के खिलाफ जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक निर्णय दिया है, उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की डिमांड है कि जो भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था पहले से लागू थी, उसको पुनः एज इट लागू किया जाए। जब तक हमारा सामाजिक परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक आरक्षण की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे और भारत बंद का ऐलान जिस तरीके से किया गया था, उसके समर्थन में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर उतर चुके हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है, उसके नीचे तमाम जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं इस वक्त मौजूद है। हमारी मौजूदगी हजरतगंज चौराहे पे है, जहां पर रोड के पार इस पूरे जमावड़े के बीच आप देख सकते हैं, ये वो झंडे हैं जो तकरीबन 9 साल बाद सड़कों पर आपको दिखे हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अपने अपने इलाकों से आकर के भारत बंद में अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में आरक्षण लागू करने की जो बात कही गई है, उस फैसले के खिलाफ ये लोग सड़क पर उतरे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसके समर्थन में उतरे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी चूंकि हमेशा से दलितों की लड़ाई लड़ती हुई आई है और दलितों के साथ में खड़ी हुई है, और उसी बात को लेकर के जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पे इस वक्त निकल चुके हैं और हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। बैनर पोस्टर्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने कोटेशन में लगातार ये दिखा रहे हैं कि भारत में जातिवाद सबसे आतंकवाद, ये लिखा हुआ है, सबसे बड़ा आतंकवाद है। तो तमाम जो बैनर पोस्टर हैं भारतीय बहुजन समाज पार्टी के जो झंडे हैं उसके साथ में हाथों में लेकर के तमाम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
कई महिलाएं भी हैं और कई पुरुष भी हैं जो सड़क को जाम करके इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके प्रदर्शन को किसी भी तरीके से कोई हिंसक ना हो, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है। लेकिन इनके साफ तौर से कहना है कि जो आरक्षण में छेड़छाड़ की जा रही है वो किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ना हो। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम बात करते हैं। बड़ा प्रदर्शन है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं देश में जो कोलोजियम लगा है उसको हटाया जाए, हम लोगों को समान अधिकार दिए जाए। ये छुआछूत तो हटाया नहीं जाता, एलिजिबिलिटी तो हटाई नहीं जाती है, आरक्षण से क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है? हम लोग 9वीं सूची में हैं संविधान में, हम लोगों को 9वीं सूची में रखा जाए। उससे कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग सड़कों पर इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्रीमी लेयर को लेकर के 1 अगस्त को आया है, उसको लेकर के हम सभी बहुजन समाज के लोग आज यहाँ अपने घरों से निकल करके यहाँ सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये असंवैधानिक फैसला है, इसके लिए हमारे अंदर एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, उसी को लेकर के हम सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए। भारत बंद के आह्वान में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ के जिला अध्यक्ष अखिलेश जी मौजूद हैं, बीएसपी से जो जिला अध्यक्ष हैं। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि अभी ये प्रदर्शन कितना लंबा चलेगा और क्या सोच है जो सड़कों पर आप लोग आ जाएंगे? देखिए, आज जो प्रदर्शन था, ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, बहन जी के निर्देश पे यहाँ पे एक छोटा सा आंदोलन करने का प्रयास किया गया। अगर आगे हमारी मांगे नहीं, जो 10 मांगे हम लोगों ने अभी ज्ञापन के माध्यम से दिया है माननीय राष्ट्रपति जी को, अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो ये आंदोलन आगे भी किया जाएगा। ज्ञापन में मांगे क्या क्या है? मांगे 10 मांगे अभी आपको हम ज्ञापन दे देंगे और उसमें देख लीजिएगा। ये है कि जो अनुच्छेद में 41-42 में जो 9वीं सूची है उसमें शामिल किया जाए ये, और बाकी और भी जैसे बैकलॉग भर्तियां हैं जो रोकी गई हैं उसको भी भर्ती की जाए। अब ये प्रदर्शन तमाम राजनीतिक दल भी हिस्सा ले रहे हैं उसमें, तो ये प्रदर्शन का दायरा और कितना बढ़ जाएगा? बाकी पार्टियां कहाँ लग रही, कांग्रेस शांत बैठी है, सपा शांत बैठी हुई है, हमको तो नहीं लग रहा बीजेपी करेगी नहीं समर्थन। सड़क पे तो बहुजन समाज पार्टी के ही लोग खड़े, माननीय बहन जी के सामने खड़ी है। आपको लगता है एक्स पर पोस्ट कर दिया उसके बाद जमीन पे नहीं उतरे? कौन पोस्ट कर दिया? अखिलेश यादव जी ने आज सुबह एक्स पे। उनका अगर ट्वीट उठा के देखेंगे तो हमको तो नहीं लग रहा कहीं क्रीमी लेयर की कोई बात की गई हो। बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 बार कर चुकी हैं और आगे भी अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, पूरी मजबूती के साथ हम लोग फिर सड़क पर उतरने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र जी, लखनऊ के जो जिला अध्यक्ष हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर इनकी मांगे समय रहते अगर पूरी नहीं की हुई और इनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर से ये लखनऊ की सड़कों पर उतरेंगे और इस बार लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। खबर कानपुर से है। कोलकाता रेप केस में विरोध की आवाज हर पल बुलंद हो रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के साथ हुए रेप और हत्या का मामला अब किसी एक वर्ग का नहीं है, बल्कि इसके लिए इंसाफ की मांग आम पब्लिक भी कर रही है। अभी तक डॉक्टर अपनी महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना में विरोध प्रदर्शन इंसाफ के लिए कर रहे थे, लेकिन अब कानपुर में पब्लिक भी इस मुहिम में जुड़ चुकी है और अपने अनोखे अंदाज में इंसाफ की लड़ाई शामिल हो गई है। महिला डॉक्टर्स के साथ हुए जघन्य अपराध का विरोध लोग जस्टिस के टैटू बनवा रहे हैं। हाथों पर इंसाफ के लिए जस्टिस का टैटू बनवाकर पब्लिक इस मुहिम का हिस्सा बन चुकी है और देश की बेटी को सपोर्ट में उतर आई है। वहीं एक्सपोज टैटू के ऑनर फराज जावेद का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों को कड़ी सजा नहीं होती है तब तक वह जस्टिस के टैटू फ्री में बनाते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि इस मुहिम में नौजवान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस टैटू शॉप में ब्लैक रिबन बांधकर काम किया जा रहा है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या का विरोध पूरे देश में हो रहा है। लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं और न्याय के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के परेड चौराहे पे और ये एक टैटू शॉप है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आम पब्लिक भी है वो इस मुहिम से जुड़ चुकी है, वो भी अब इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं और जो कस्टमर्स हैं उनके हाथ पर जस्टिस नाम का टैटू वो बना रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बस्ती जिले में भारत बंद का दिखा असर।
बंद रहे सभी प्रतिष्ठान। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने की थी अपील। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में आज जहां पूरे देश में भारत बंद की अपील की गई थी, वहीं बस्ती जिले में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। पीछे वही के करो यार। ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने पूरे भारतवर्ष में बंद का आह्वान किया। इसमें जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, जितने भी सामाजिक मूवमेंट पे काम करने वाले लोग हैं, SC, ST, OBC और वो सारे राजनीतिक दल जो समतामूलक समाज की परिकल्पना करते हैं, उन सब लोगों ने इस बंद में सहयोग और समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी ने इस बंद में बढ़ चढ़कर सहयोग और समर्थन दिया है और ये पूरा बंद सफल रहा। क्या लगता है सरकार कहां तक मानेगी आपकी बात को? देखिए, सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कासगंज जनपद कासगंज में आज आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व सपा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के लिए दिए गए दलित समाज के वर्गीकरण के फैसले को विरोध किया। इसके विरोध में तीनों पार्टियों के हजारों कार्यकर्ता कासगंज शहर के सोरो गेट पर एकत्रित हुए। एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश लागू हुआ, उसमें SC में जो उन्होंने वर्गीकरण का जो नियम लागू किया है, हम उसके विरोध में एक विरोध यात्रा कासगंज शहर में निकाल रहे हैं, जिसमें तमाम हमारे आज़ाद समाज पार्टी के, बहुजन समाज के तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज पूरे शहर को हम दिखा के रहेंगे कि हम लोग किसी जातियों में बटे नहीं है, पूरा दलित समाज इकट्ठा यहाँ पे एक है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बसपा सुप्रीमो मायावती और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के आह्वान पर सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में क्रीमी लेयर के साथ दिए गए निर्णय के खिलाफ पूरे देश के सहित बांदा में भी प्रदर्शन कर जिलाधिकारी बांदा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बसपा व भीम आर्मी द्वारा भारत बंद का असर बांदा में बेअसर दिखाई दिया। बांदा में किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। वहीं रोज की तरह सभी संस्थान और बाजार पूरी तरह से खुले रहे। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST जो आरक्षण है उसमें उपवर्गीकरण किया गया, यानी क्रीमी लेयर बनाया गया है, जिसमें इस क्रीमी लेयर को बनाने से जो SC ST के लोग हैं उनमें जिनको क्रीमी लेयर बना दिया जाएगा और बाकी जो शेष छोड़ा जाएगा, उसमें भविष्य में जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें सरकारें, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंटों को पावर दिया जा रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंटें भेदभाव से काम करेंगी और उस आरक्षण को वोट के आधार पर देने का काम करेंगी। और क्रीमी लेयर बना करके तो कुछ लोगों का तो आरक्षण कम हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को ये दिखा करके ख़त्म कर दिया जाएगा उस आरक्षण को कि यहाँ पर कोई पढ़े लिखे लोग या काबिल लोग नहीं मिले हैं, तो इसलिए इन लोगों की जो वैकेंसी है उसको SC ST से ख़त्म करके उसको जनरल कर दिया गया है और उसको जनरल के लोगों से भर दिया जाएगा, जिससे इस देश में SC ST के वर्गों के हक और अधिकारों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सामाजिक जो सौहार्द है वो भी बिगड़ जाएगा। क्या कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST के आरक्षण फैसला दिया गया वो करने के लिए उसके हमारी सरकार से मांग है, भारत सरकार से, कि पुनः जिस तरह पहले आरक्षण था हमें आपस में बांटने का काम न करें। हम आपस में इसलिए कि अगर हमें आपस में बांटेंगे और सरकार यही चाहती है, तो हम ये चाहते हैं कि लोकसभा में, संसद में दोबारा उसको ला करके और पास कर संविधान की नई सूची में उसको शामिल करें, ताकि हमारा आरक्षण पहले की तरह से और मजबूत होकर और नीचे तक लेवल को आरक्षण का फायदा मिल सके। जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी संविधान बहुजन समाज पार्टी आरक्षण के मामले पर संविधान को सुरक्षित रखने की बात कर रही है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नहीं। इस समय खड़े हैं कलेक्टेड परिसर पर और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि बाहर बसपा और भीमसेना और भीम आर्मी के जो लोग हैं, उनके दल के लोग हैं, यहाँ पर भारत बंद के नाम पर यहाँ आरक्षण को लेकर के आज यहाँ राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को
को ज्ञापन सौंपने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत बंद का आह्वान आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के द्वारा यहाँ पर किया गया था, लेकिन बांदा में यहाँ पर बांदा बंद का कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं, पूरे विद्यालय खुले हैं, रोडवेज बसों का आवागमन पूरी तरीके से है, बाजार भी पूरी तरीके से खुले हैं, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर बसपा और भीम आर्मी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि भीम आर्मी ने कहीं कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से क्रीमी लेयर को लेकर के फैसला दिया गया है, उस फैसले के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक बात सोच से परे आती है, एक तरफ तो बसपा संविधान बचाने की बात करती है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बसपा आज पूरे भारत में बंद करने का आह्वान लेकर के आई है। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत। सोनभद्र के जिला मुख्यालय स्थित सीएमओ कार्यालय परिसर में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ एवं संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। 151 कर्मचारियों का मानदेय बगैर किसी कारण व पूर्व सूचना के रोकने का आरोप भी लगाया। लेटर के माध्यम से संबंधित संगठन द्वारा सीएमओ से मांगी गई थी उक्त विषय की जानकारी। खबर बाराबंकी से है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण व बंटवारे एवं क्रीमी लेयर के निर्देश के संबंध में आरक्षण की नवी सूची में शामिल किए जाने और भारतीय संविधान में संशोधन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय आदेश को शून्य किए जाने के विरोध में बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। ऐसे पश्चात विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां हाथ में लेकर सतरिख नाका, धनखोर चौराहा, छाया चौराहा, बस अड्डा, पटेल तिराहा होते हुए पैदल चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। हजारों की संख्या में जन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से पुलिस बल के द्वारा उन्हें गेट पर रोका गया है, वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। भारत बंद का असर तो यहाँ देखने को नहीं मिला है, लेकिन कहीं न कहीं विरोध की आग बड़े स्तर पर देखी जा सकती है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले का दलित समाज ने अपना विरोध शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इस संबंध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति एवं बसपा सुप्रीमो मायावती आह्वान पर भारत बंद का ऐलान के बाद दलित समाज के कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान दलित समाज के लोग एकत्र हुए और आरक्षण को लेकर अपना विरोध जताया। 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में जो आदेश केंद्र सरकार को जारी किया है और कहा गया है कि राज्य सरकारों को का आरक्षण का सर्वे का अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का सर्वे कराकर क्रीमी लेयर और कराएं और वर्गीकरण लागू कराएं। तो उसी वर्गीकरण के विरोध में आज जो भी जिन पार्टियों का आह्वान 21 अगस्त को भारत बंद का था, आज समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम सभी समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर के लोग भी और पूरे प्रदेश में भारत में समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर। इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन यहाँ पर नगर मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर को सौंपा है। खबर गाजीपुर से है, जहां भारत बंद के तहत बसपा ने प्रदर्शन किया। भारत बंद के तहत किए गए प्रदर्शन में बसपा के साथ ही सपा, भीम आर्मी, भाकपा, माले समेत अन्य दल शामिल रहे। प्रदर्शन के कारियों ने जिला मुख्यालय समेत सभी तहसीलों पर प्रदर्शन किया। आरक्षण वर्गीकरण मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह जुलूस निकाला और नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी यह कहना चाहती है कि आरक्षण में आरक्षण मुझे मंजूर नहीं है। यदि आरक्षण करना है तो आप पहले जातीय गणना करवा लीजिए, तब आरक्षण दीजिए। न्याय उचित मामला तभी बना है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के खास तौर लोग कहते थे कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है। हम लोग तो कहते आ रहे हैं, सदन में भी हमने कहा है, सदन में आदरणीय अखिलेश जी ने कहा है, और उसके बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्र वंचित रह गए थे,
उन लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुन करके न्याय उचित निर्णय दिया है। अब वेट करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर कब निर्णय सुनाती है। बहुजन समाज पार्टी शुरू से मिशनरी पार्टी रही है और ये बहन जी का आगाज था। जो लोग उनके पर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो आरोप लगा रहे थे, उन्होंने पहला मैसेज जो दिया है शासन प्रशासन को, ये वर्गीकरण का जो आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ, उन्होंने चेतावनी दिया है, पहली बार चेतावनी दिया है कि ये मेरा शांतिपूर्ण रवैया से मेरा आंदोलन है। अगर इस आंदोलन से अगर नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो क्या माना जाए कि अब आगामी जो भी अब सरकार बनेगी इसमें परिवर्तन के लहर देखने को मिलेगी? परिवर्तन हमेशा बहुजनों ने किया है। आने वाला परिवर्तन इस आंदोलन से, इस भीड़ से आपको आभास हो गया होगा कि आने वाला जो परिवर्तन है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही होगा। खबर मिर्जापुर से है, जहां योगी सरकार में गठबंधन के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर भाजपा नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मक्कार व दोगले हैं। भाजपा नेता ने लिखा कि सांसद व मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल भी वहां मौजूद थीं और चुपचाप सुनती रहीं। उन्नाव जिले में भी डिप्थीरिया बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बीमारी की चपेट में आकर 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। 18 नए मरीज चिन्हित हुए हैं। बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है। जिले में 16 ब्लॉक हैं, जिनमें 7 ब्लॉक असोहा, हसनगंज, नवाबगंज, सिकंदरपुर, सिरोही, सरसोसी, बांगरमऊ और अचलगंज में डिप्थीरिया के मरीज 18 सामने आए हैं, जिनमें से नवाबगंज और असोहा ब्लॉक सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बच्चे हमारे पास एडीएस लगाया जा रहा है। जैसे जनपद सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में डिप्थीरिया केसेस निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भी डिप्थीरिया के 15 केस हैं और हम लोग इसके लिए जिन ब्लॉकों में निकल रहे हैं वहाँ पे हमने विशेष अभियान चलाकर पिछले एक सप्ताह से वैक्सीनेशन बच्चों को कराया है। डीपीटी सेकेंड बूस्टर जो 5 से 7 साल में रखता है और टीडी 10 और 16 जो बच्चों को लगाया जाता है, 10 साल और 16 साल लगाया जाता है। इनके लिए हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमारे 3 ब्लॉक्स में केस ज़्यादा हैं, सोहा, हसनगंज, नवाबगंज। तीनों जगह ही MOICs की देखरेख में एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। असोहा में, सैरावा में वहाँ पे 7 केस थे, तो उसके लिए डॉक्टर VP सिंह नेतृत्व में काम कराया गया है। यूपी के आगरा जिले में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद एक पक्ष ने कुछ दबंगों को बुलाकर जमकर आतंक मचाया। दबंग व्यक्ति ने तमंचा लेकर घर के बाहर फायरिंग करने लगा और घर के बाहर खड़ी कारों को दबंगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। खबर झांसी से है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली इलाके में मंगलपुर को एक लड़की को जबरन ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही। बताया गया है कि जब मंगलवार को लड़की शौच के लिए घर के बाहर निकली तभी क्षेत्र में रहने वाले 3 लोग उसे अपने साथ कार में जबरन लेकर चले गए और तकरीबन 3 घंटे बाद उसको सिजवाहा के पास छोड़ दिया। बदहवास हालत में लड़की घर पहुंची। परिजनों को बलात्कार की जानकारी दी। पुलिस को मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के ही बिजौली चौकी क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने थाना प्रेमनगर पर आज एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र के द्वारा बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। इस प्रकरण में थाना प्रेमनगर पर समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है। एक नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। प्रकरण में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। लड़की की शिकायत लेके आए हैं। लड़की को दुष्कर्म किया है उसके साथ। उसको उठाकर ले गए। लेटरिन करने गई थी वो सुबह। रोज जाती है वो, रोज का आना जाना है वहाँ पे। वहीं से उसको उठा के ले गए 3 लोग और उसको ले जाके डगरिया स्टेशन के पास गाड़ी ले गए। उसके साथ जबरदस्ती की, उसके साथ बलात्कार किया उन लोगों ने और उसको छोड़ और करौंदी माता के मंदिर के पास छोड़ दिया और उसको धमकी भी दी इस बात की, अगर तुमने कहीं अपने घर पे किसी से भी कहा, हमारा नाम लिया, तो हम तुम्हारे पापा को मार डालेंगे, तुम्हारी बहन है उसको उठवा लेंगे।
और हमारा कोई उसके साथ भी करेंगे, जो जो तुम्हारे साथ किया तुम्हारी बहन के साथ भी करेंगे। और तुम्हें सुबह 5:30-6 के बीच में ले गए थे उसे। बता रहे हैं लड़की ने उन्हें बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उस पर उनकी निवेदन लिया। रात में उन्होंने 2 लड़कों को उठाया है। एक ड्राइवर था जिसकी कार था, उसका अज्ञात नाम है, अब ये नाम जानते नहीं है हम। एक का नाम सोनू था। उन दोनों को पुलिस ने उठा लिया। एक मनीष नाम का लड़का था, वो भी फरार है, उसका कोई पता नहीं है। और पुलिस ने आश्वासन दिया है कार्रवाई चल रही है। पुलिस उन्होंने ये पूछताछ करने के लिए कहा कि पुलिस SHO साहब कह रहे हैं कि हमें थोड़ी सी शंका है कि आप लोग शायद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये पूछताछ करने के लिए थोड़ा दबाया। रात में हमसे भी पूछताछ की उनने थोड़ा से। जब उन्होंने पूरी विवरण बताया तो उनने कहा कि ऐसी कहानी तो पुरानी है, कुछ नहीं बताओ। जब उनने लड़की का बयान लिया फिर उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट करी। जी अभी लड़की के पिताजी के पास आए थे साहब। लड़की जी के पिताजी के पास आए थे साहब, तो उन्होंने बोला तुम लड़की जब गई थी तुम कहाँ थे? उन्होंने कहते तुम देखते नहीं हो लड़की को, लड़की कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, क्या है तुम्हारा कुछ हिसाब बताओ। उन्होंने साहब लड़की बस यही सब पूछ रहे थे कि लड़की को संभालना नहीं आता है, ऐसी बातें कर रहे थे। सितारगंज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर समाज के लोगों ने शहर में जुलूस निकाला। इसके बाद उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। बुधवार को समाज के लोग डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय में एकत्रित हुए। वहीं राष्ट्रपति महोदय को भारत सरकार नई दिल्ली को हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसका विषय था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। जो आए समय कोलोजियम में बैठे हुए जो 500 परिवारों के जो लोग हैं, जो बहुत समय से लगभग आरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं, उसमें किसी को प्रवेश नहीं करने देते हैं, उन लोगों ने हमारे आरक्षण को चैलेंज करने का और ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा। उसके विरोध में ये समाज आज सड़कों पर उतरा है और ये समाज महामहिम से ये ज्ञापन देते हुए अनुरोध करता है कि इसको 9वीं अनुसूची में, जो संविधान की 9वीं अनुसूची है, उसमें सम्मिलित करने का काम किया जाए, जिससे भविष्य में इससे कोई छेड़खानी ना करे। खबर नैनीताल से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 2003 की नियमातिकरण नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश देकर कहा कि दैनिक वेतनभोगी श्रमिक जब से विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा है, उन सेवाओं को जोड़ते हुए उन्हीं समस्त पेंशनरी का लाभ दिए जाने और न कि जब से वह नियमित हुए हैं। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त सुरेश चंद्र कंडवाल ने याचिका दायर में कहा था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में वन विभाग के कार्य थे और 2003 में उत्तराखंड सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाई, जिसके तहत वह 2013 में नियमित हुए। विभाग उनके द्वारा पूर्व में की गई सेवाओं को नहीं जोड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको समस्त पेंशनरी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ब्रिजवासी जी के द्वारा यहाँ पर एक आह्वान किया गया था कि यहाँ पर हम हरियाली लाएं और पेड़ों का रोपण करें, जिसके क्रम में यहाँ पर कुछ पौधे रोपे गए, जिसमें NRLM, हमारे पंचायत प्रतिनिधि और ब्लॉक का स्टाफ, वन विभाग का स्टाफ, सब लोग यहाँ पर आए। एक संदेश देना है कि हम लोग किस प्रकार से अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। जिस प्रकार इस बार देखा होगा कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और बरसात में सही तरह से बरसात नहीं हो रही, कहीं ना कहीं पर्यावरण से हमारा प्रभावित हो रहा है। तो सारे लोग यहाँ पर एक संदेश देना चाहते हैं कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इस धरा को हरा भरा करें। इसी क्रम में यहाँ पर हम लोगों के द्वारा पेड़ लगाए। खबर अल्मोड़ा से है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका अल्मोड़ा अब नगर निगम बनने जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाए जाने के लिए मंजूरी दी गई है। अब तैयारी जोर शोर से चल रही है। नगर पालिका के अधिकारी नगर निगम की तैयारी कर डाटा तैयार करने में जुड़े हुए हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुपालन में शासन द्वारा नगर पालिका अल्मोड़ा के संपूर्ण क्षेत्र को नगर निगम अल्मोड़ा बनाए जाने के लिए अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है और शीघ्र ही अल्मोड़ा नगर पालिका के क्षेत्र को नगर निगम अल्मोड़ा बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। जिस क्रम में पूर्व में हमारे 13 वार्ड थे, उन 13 वार्ड का आगामी नगर निगम के क्षेत्र हमारे वहाँ
बन रहा है उसमें निर्वाचन के लिए 40 वार्डों में उसका परिसीमन का कार्य अभी गतिमान है। हम क्षेत्रफल और जनसंख्या को मानक नहीं बनाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग से हम ये अपने कैबिनेट का फैसला करें अथवा विधानसभा में इसको लें, किस तरीके से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। हमें पर्वतीय क्षेत्रों की नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को, नगर निगमों को रियायत देनी होगी। हमें सबसे पहली समस्या जो कर्मचारियों का वेतन, सबसे बड़ी हमारी समस्या है। मैं नगर पालिका में रह चुका हूँ, मैं नगर पालिका के सभासद के रूप में लंबे समय तक सेवा कर चुका हूँ। मुझे पता है अल्मोड़ा नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों का वेतन की है। दूर नगर निगम के कर अनुभाग ने 1937 से लेकर 2004 तक की कर निर्धारण सूची का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इस फायदे से ये होगा कि आवेदकों को दाखिल खारिज के पुराने रिकॉर्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब एक क्लिक पर ही उनके विवरण मिल जाएंगे। नगर निगम के कर अधीक्षक धर्मेंद्र पिन्यूली ने बताया कि लोग नगर निगम में दाखिल खारिज से जुड़े रिकॉर्ड पाने के लिए आते हैं। अब तक कर अनुभाग में आवेदन के पुराने रजिस्ट्रार खंगाल कर रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन हाउस टैक्स धारकों की सुविधा के लिए अब डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया। देखिए, पूर्व में जो नगर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी कर अनुभाग के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए, और जिसके क्रम में नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए जो हमारा कर निर्धारण सूचियां हैं जो कि हमारे पास 1937 से लेके और अब तक की संरक्षित हैं, तो इसी क्रम में हमने इन्हीं कर निर्धारण सूचियों को डिजिटलाइज कर दिया गया है। और नगर निगम के स्तर से एक सॉफ्टवेयर का निर्माण भी किया गया है जिसमें जो भी इसमें मैटर कंटेंट हमारा डिजिटलाइज हुआ है उसको इजीली जो है हम लोग देख सकते हैं। और विगत 15 अगस्त को इस चीज़ का हमने शुरुआत नगर निगम ने की थी। तो इसके माध्यम से देखने में आता है कि जो आम जनता है जो कई बार अपनी प्रॉपर्टीज़ का पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए नगर निगम में लगातार आते हैं, तो इसमें समय अधिक लगता था पूर्व में। तो आज की डेट में हम लोग जो भी हमारी कर निर्धारण सूचियाँ हैं उसको ईजीली बहुत हम लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा उफान पर है। नदी किनारे बसे गांव के लोगों की जिंदगी पर खतरा बढ़ गया है। गांव वालों का कहना है कि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से नदी के तटबंध टूट गए हैं और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से किनारे बसे गांवों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि अधिकारियों की अनदेखी की वजह से नदी के तटबंध टूट गए हैं और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। रात में अगर पानी अधिक आ जाता है, बरसात ज्यादा हो जाती है ऊपर, तो गांव में घुसने का खतरा बन जाता है। पूरी रात बैठ के काटते हैं लोग बाग। कितने परिवार यहाँ रहते हैं? 700-800 परिवार है। तो क्या प्रशासन से कोई गुहार लगाई आप लोगों ने? लगाई, देख कर चले जाते हैं, कोई करने को तैयार नहीं है। कब से भूख उठाव हो रहा है? ये कई साल से हो रहा है। 25-30 फुट आगे थी गंगा जी, गांव की तरफ आ गई। ये भू कटाव तो भाई साहब काफ़ी समय से हो रहा है। इसमें पहले डीएम साहब द्वारा जो है एक समिति का गठन किया गया था जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी भी इसमें सम्मिलित थे जो सिंचाई विभाग से थे। सभी ने एक निरीक्षण किया था जिसमें उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टें सौंपी। हम लोगों से प्रस्ताव भी मांगे गए थे जिसमें इनके वाया ग्रेड का वो था प्रस्ताव, हम लोगों ने दे दिए थे सिंचाई विभाग को, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अधिकारियों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के लिए काम शुरू कर दिया है। शामपुर की तरफ जो की हमें जानकारी मिली है, इसके लिए सिंचाई विभाग को 2 दिन पूर्व ही सूचित कर दिया गया, उनको बता दिया गया इसमें कार्रवाई करें। उनके द्वारा कई जगह के एस्टिमेट्स भी बनाए गए हैं जिनका वहाँ पे बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं वो गतिमान भी वो बता रहे थे, और इसके अंदर कौन कौन से कार्य भविष्य में किए जाएंगे उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गाँव वालों के हम लोग लगातार टच में है ग्राम प्रधान वगैरह के माध्यम से, तो इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। गांव वालों को उम्मीद है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा और नदी के पानी को गांवों में घुसने से रोकने के पुख्ता इंतजाम करेगा ताकि सैकड़ों लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में और अब हल्द्वानी का रुख करते हैं, जहां पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में रात भर हुई तेज बारिश की वजह से आमखाड़ी नाले की दीवार ढह गई। इसकी वजह से आसपास की कॉलोनियों में मलबा भर गया। तेज बारिश और नाले की दीवार ढहने से इलाके में पानी भर गया। कई वाहनों को नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी भर रहा हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मानसूनी बारिश ने कहर मचा रखा है। इस रिपोर्ट को देखिए।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रात भर हुई तेज बारिश की वजह से आमखड़ी नाले की दीवार ढह गई। इसकी वजह से आसपास की कॉलोनियों में मलबा भर गया। तेज बारिश और नाले की दीवार ढहने से इलाके में पानी भर गया। कई वाहनों को नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी और मलबा भर गया है। अधिकारियों के मुताबिक साफ सफाई और नाले की दीवार को फिर से बनाने का काम चल रहा है। इलाके के 86 प्रभावित परिवारों को प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद दी गई है। कल रात लगभग 7 बजे के करीब और आमखड़ी नाले की एक दीवार टूट गई थी, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पूरा पानी ये कृष्णा विहार, गायत्री विहार और इस क्षेत्र में भर गया था। सुबह से रात भी बचाव कार्य शुरू कर दिए गए थे। रात ही पोकलैंड मशीन और जेसीबी मशीनें लगा दी गई थी। वर्तमान में भी पोकलैंड मशीन से दीवार निर्माण का कार्य चल रहा है और मलबा शिफ्टिंग का काम भी चल रहा है। इसके अलावा नगर निगम की टीमें रास्तों की सफाई करने में लगी हुई हैं। राजस्व विभाग की टीमें चिन्हीकरण करते हुए सभी लोगों को जो अहेतुक राशि है उसका वितरण कर रही है। अभी तक लगभग 86 परिवारों का चिन्हीकरण किया जा चुका है और मौके पर ही चेक वितरित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते हल्द्वानी में आंधी और तूफान का अनुमान लगाया है। बीती रात भारी बारिश होने के बाद चमोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग कमेंडा चटपा पीपल नंदप्रयाग में मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग खुलवाया गया। और दरख्ते पहाड़ों के कारण आज खतरे में है और यह हर बार की बात है। हर बरसात आती है, शहर को नुकसान होता है, चाहे वो बहुना नगर की बात हो, चाहे वो अपर बाजार की बात हो, सुभाष नगर की बात हो और फंसते हुए ईड़ा बदानी और पातल की बात हो। लेकिन हर बार हम लोग आवाज़ उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं और लगातार हम लोग पिछले कई वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार यहाँ पर शहर के पुनर्निर्माण के लिए कोई ठोस योजना बनाए। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है और हम पुनः इस बरसात में हुए नुकसान का आकलन करते हुए और पिछली बरसातों में हुए नुकसान का आकलन करते हुए सरकार इस नगर पालिका परिषद के क्षेत्र को बचाने के लिए, इस पुराने शहर को बचाने के लिए सरकार प्रयास करे। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में झील में गिरकर डूबने से अधेड़ की मौत हो गई। जानकारी अनुसार झील के किनारे बैठा व्यक्ति अचानक झील में गिर गया। अधेड़ के झील में गिरते देख लोगों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने अधेड़ को झील से बाहर निकाला। अपने ही वाहन में बीडी पांडे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उक्त व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। एक पेशेंट है, हेमंत जोशी का नाम है उसका, उम्र का उसका पता नहीं चल पाया है। उसकी डेथ हुई है पानी में डूबने से। चापी बैंड से ये रिपोर्ट आई है हमारे पास। पेशेंट वहां से लाया गया है पुलिस द्वारा एम्बुलेंस। कालाढूंगी के चकलुवा गांव में बरसाती नाला रौद्र रूप दिखाते हुए एक मकान व कई एकड़ जमीन को अपने साथ बहा ले गया। निहाल नदी का चकलुवा की ओर से रुख करने से विगत वर्षों में लगातार नुकसान हो रहा है। कल रात आया बरसाती नाला चकलुवा के रामपुर निवासी प्रेम बहादुर का मकान हुआ और कई ग्रामीणों की जमीन को अपने साथ बहा ले गया। आगे पूरा लेटरिन बाथरूम किचन सब ले गए, सामान बगा के ले गए सब। हम बच्चे को लेके उधर को चली गए। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम चाहते हैं रहने के लिए थोड़ा बहुत जमीन चाहिए हमको। कहाँ जाए गरीब इंसान ऐसे करके 1-1 रुपये जमा करके हमने बनाया 6 महीना भी नहीं हुआ, सब चले गए। 8 बजे करीब ये नाला आया तो ये बाथरूम भी चला गया, डिग्गी चला गया, पानी का कनेक्शन था वो भी गया, लाइट का कनेक्शन था वो भी गया, ये गाय का गोड़ और बकरी का गोड़ था वो भी गया, 3 शेर था यहाँ पे वो भी गया, अपना घर भी गया। यही है देखो आप। तो प्रशासन से कोई लोग? जानता नहीं हूँ, प्रधान ग्राम सभा प्रधान जी भी आए और गांव के सब जानने मानने वाले आदमी भी आए। बाकी आए ये हमें पहचानता नहीं। ग्राम हमारे चकलवा रामपुर क्षेत्र में एक मकान बहने की हमें सूचना मिली थी, जो कच्चा मकान था और हमारे द्वारा इसमें पूरी अपनी टीम भेजी गई थी। हमारे पटवारी थे, हमारी तहसीलदार थे, इनके द्वारा सर्वे किया गया। द्वारा ये बताया गया कि जो इनका कच्चा मकान था वो नाले की ज़मीन पे बना हुआ था और जिसका जो कच्चा था ऊपर से उसमें टीन सेट डला हुआ था। इसमें जो हम लोग जो सरकारी लैंड पे इसमें मुआवजे का जो प्रावधान है वो हम अहेतुक सहायता उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। वर्षा होने के कारण ये नाला तूफान में था और जिससे प्रेम सिंह का मकान बह गया और नीचे लैट्रिन बाथरूम भी बहे हैं और काफ़ी काश्तकारों की ज़मीनें कटी हैं, दीवारें गिरी हैं। और मैंने इसके संज्ञान पहले ही माननीय उप जिलाधिकारी कालाढूंगी को समस्त गांव वालों के साथ ज्ञापन दिया था मैडम को, नैनीताल जिला अधिकारी को, कि ये इसका पानी जो है
भाखड़ा नदी और कालीघाट नदी में डाइवर्ट किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर ये थोड़ी बहुत भी पानी कालीघाट और भाखड़ा नदी में इसका डाइवर्ट हो जाए तो ये बचाव रुक सकेगा। जो बहुत कटाव हो रहा है, जो आपदा आ रही है, ये रुक जाएगा। वर्तमान में रामनगर रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य करने वाली संस्था द्वारा रोडवेज परिसर में बरसात के पानी की निकासी को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे बरसात के दौरान जहां एक ओर इस पानी से रोडवेज परिसर का जलभराव होने के कारण यात्रियों एवं कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति है और ये गली हमारी है। इसमें पानी की निकासी को लेकर जो आवाज बस्ती में पानी जा रहा है उसको लेकर आज आपने निरीक्षण किया है। काफ़ी दिक्कत है लोगों को, किस प्रकार के निर्देश दे रहे हैं? अभी रोडवेज का नया बस अड्डे का निर्माण चल रहा है, जिसमें भरान की वजह से कुछ जो ड्रेनेज था वो बंद हो गया है, उसको खोलने के तत्काल निर्देश दिए हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट कंपाउंड का भी जो पूरा का पूरा पानी है उसकी भी प्रॉपर निकासी नहीं है, जिसकी निकासी के लिए यहाँ पे भी ड्रेनेज प्लान बनाया जाना आवश्यक है और उसके लिए उसके तत्काल समाधान के लिए भी संबंधित को निर्देश दिए जा रहे हैं। कि होता क्या है कि ये रोडवेज का काम चल रहा है, इसका सारा गंदा पानी जो है इन्होंने हमारे मोहल्ले गली में छोड़ दिया है। अब बरसात होने के बावजूद भी 3-4 घंटे में पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से मतलब स्कूल के बच्चे जाना हो या मोहल्ले के लोगों ने जाना है, ड्यूटी पे जाना है, वो सब जो है जब मान के चले अपने पैरों को भिगो के जूते भिगोते भी जा रहे हैं। तो समस्या बहुत बनी हुई है, लोग घर को आके पानी बह रहा है, जिसको लेकर आज हमने रोडवेज में मतलब वार्तालाप करी और एसडीएम साहब को मौके पर, तहसीलदार साहब को मौके बुलाया हमने, यू साहब भी मौके पर हैं हमारे साथ में। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया हमारे को कि बहुत जल्दी इसका जो ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने नाली बंद कर दी रोडवेज बस अड्डे ने, इसे खोल के इसकी निकासी को हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, अंदर बहा देंगे इस चीज़ को। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।